दोस्तों, आज हम बात करेंगे विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा क्या होता है। जनरली हम सभी लोग सबके घर में लाइट का यूज होता है, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज कि विद्युत धारा क्या होता है। ठीक है ना, विद्युत धारा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई परिपथ है, ये कोई परिपथ है, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फॉलो होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। ठीक, इसमें देखिए जितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ठीक है, हर सेकंड कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के समूह को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के समूह को आवेश कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ में यानी किसी भी चालक में जो आवेश प्रवाहित होते हैं, जितने समय तक प्रवाहित होते हैं, उसी के दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं, मान लीजिए कोई Q कूलाम आवेश प्रवाहित होती है, ये जो परिपथ है इसमें Q कूलाम आवेश प्रवाहित होती है और T समय तक होती है, T समय तक। ठीक, तो यानी ये जो परिपथ है इसमें Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो रही है और T समय तक प्रवाहित हो रही है, तो इसी को हम कहते हैं कि किसी भी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की समय दर को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। यानी विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक है ना, यानी किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं, आवेश को Q से और समय को T से। ठीक है ना, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा I = Q/T। ठीक, यहाँ से हमारा डिफिनीशन निकल जा रहा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसमें जो आवेश प्रवाहित होंगे अर्थात इलेक्ट्रॉन जो बह रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। ठीक है, यानी Q बराबर हम कह सकते हैं NE। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी Q क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के समूह को ही हम आवेश कह सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन है और ये N है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। N का मान कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो आवेश होते हैं वो जानते हैं हम क्या होते हैं, या तो धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे। तो लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस, और इसका मान होता है, E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है ना, यानी Q का मान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा, माइनस होगा, और दूसरी बात इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि विद्युत धारा अगर इधर से प्रवाहित हो रही है, I क्या है, विद्युत धारा है जो किधर से इस सिरे से इस सिरे तक जा रही है, तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो आवेश प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। अर्थात अगर इधर से विद्युत धारा जा रही है तो आवेश इधर से होगा। ठीक है ना, इसके विपरीत होगा। यानी विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि विद्युत धारा हम किस उपकरण से ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको विद्युत धारा का माप ज्ञात करना है, तो किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, तो विद्युत धारा का मान हम ज्ञात करने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एमीटर को हम विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, यहां से अगर हम देखें I = Q/T अगर हम निकाले हैं, और यहाँ पर Q का मान अगर हम NE रखें तो I बराबर क्या हो जाएगा, NE/T, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो IT बराबर NE हो जाएगा। एक फार्मूला हमारा ये बन जाएगा कि IT बराबर NE। ठीक है, ये हमारे होते हैं विद्युत धारा के फार्मूले और उसके डिफिनीशन। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे विभवांतर क्या होता है। तो विद्युत धारा का
जो हमने बताया है कि उसका परिभाषा हमने बता दिया, उसका मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है ना। जैसे हमने लिखा है क्या, I बराबर Q अपॉन T लिखा था, इसका मात्रक अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड, ठीक है, या एम्पियर भी कहते हैं, ठीक है। यानी विद्युत धारा का मात्रक कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर होता है, ठीक है। अब देखिए हम विभवांतर के बारे में बात करेंगे। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर क्या होता है। मान लीजिए कोई आवेश ए पर है, उसको हमें क्या कहाँ ले जाना है, बी तक ले जाना है। यानी आवेश को Q कूलाम आवेश इसमें है, जो Q कूलाम आवेश, इसको हमको क्या करना है, ए से बी तक ले आना है। तो मान लीजिए हम ए से जो बी तक लाएंगे तो कुछ काम करेंगे, यानी Q कूलाम आवेश को ए से बी तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अर्थात V इक्वल टू क्या होगा, कार्य बटे आवेश, आवेश हो जाएगा। यानी विभवांतर मतलब क्या हो जाएगा, कार्य बटे आवेश। यानी Q कूलाम आवेश को हम ए से बी तक ले जाने में जो कार्य करते हैं उसी के अनुपात को हम कहते हैं विभवांतर। विभवांतर को हम V से व्यक्त करते हैं, कार्य को W से और आवेश को Q से। ये हमारा हो जाता है विभवांतर का डिफिनीशन। यानी Q कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किए गए कार्य के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, ठीक। विभवांतर का मात्रक यहां से अगर हम निकालें तो जूल, जूल प्रति कूलाम, विभवांतर का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। या फिर इसको वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं विभवांतर को, ठीक है ना। देखिए ये तो हमारा हुआ विभवांतर का डिफिनीशन, फार्मूला और मात्रक हो गया। विभवांतर को जब भी हम विद्युत परिपथ में मान लीजिए वोल्टेज नापना है, ठीक है ना, वोल्टेज को हम किस में नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं। तो वोल्टेज को नापना है, विभवांतर को नापना है, तो हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। यानी वोल्टेज को नापने वाला यंत्र कौन सा होता है, वोल्ट मीटर होता है। और वोल्ट मीटर को हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखेंगे। देखिए अब पढ़ेंगे हम ओम का नियम, यानी ओम ने क्या नियम बताया है, ठीक है। ओम का एक नियम है। ओम ये कहते हैं कि यदि किसी चालक की, मान लीजिए कोई चालक है, यहाँ पर हम बना रहे हैं कोई चालक, ये कोई चालक तार है, ठीक। ओम के नियम के अनुसार ओम ये कहते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले, भौतिक अवस्था बदलने का मतलब है कि इसको गर्म न किया जाए, इसको ठंडा न किया जाए, या फिर इसको इसकी लंबाई को काट के छोटा न किया जाए, या खींच को इसको बड़ा न किया जाए, अर्थात इसे किसी भी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, धारा, ये जो धारा प्रवाहित हो रही है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी कोई भी परिपथ है उसमें विद्युत धारा बह रही है तो क्या होती है, विभवांतर के समानुपाती होती है। अर्थात यदि किसी चालक में धारा I प्रवाहित हो रही है और उसके सिरों का विभवांतर V हो तो ओम के नियम के अनुसार V समानुपाती I होता है, ठीक। जैसे ही ये समानुपाती हम हटाते हैं तो V इक्वल टू एक नियतांक आता है जिसको R कहते हैं। यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो हो जाएगा R बराबर V अपन I, ठीक है। R बराबर V अपन I, जहाँ R क्या है, एक नियतांक जिसे प्रतिरोध कहेंगे। R को क्या कहते हैं, R को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक अगर हम लिखें तो देखिए वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है ना। वोल्ट प्रति एम्पियर कह सकते हैं, या प्रतिरोध का मात्रक अगर देखा जाए बेसिकली तो ओम होता है, ओम, ओम, ठीक है ना। मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है प्रतिरोध के मात्रक के लिए ओम, ठीक है।
इसको डिनोट किससे करते हैं यानी व्यक्त कैसे करते हैं, इसे ओमेगा, ओमेगा इसको बोलते हैं ओमेगा, यानी इसको ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये होता है ओम के नियम के अनुसार कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो चालक में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। यहाँ से आर का मान निकालेंगे, आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपन आई, इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, बेसिकली इसका यूज बहुत कम किया जाता है, इसीलिए हम केवल ओम ही लेंगे। ठीक है ना, ठीक, इसके आगे देखेंगे। अब हमने विभवांतर पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन। इससे पहले हमने ओम का नियम बताया है, अब पढ़ेंगे प्रतिरोधों का प्रतिरोधों का संयोजन, यानी प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं, उनको जोड़ते कैसे हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन मुख्य रूप से दो रूपों में करते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। यानी प्रतिरोधों को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन में और दूसरा समांतर क्रम संयोजन में। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसको कैसे जोड़ते हैं। ठीक है ना, श्रेणी क्रम संयोजन देखिए क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, जैसे मान लीजिए प्रतिरोध, हम 3 प्रतिरोध ले रहे हैं, ये R1 हो जाएगा, एक और प्रतिरोध ले रहे हैं, ये R2 हो जाएगा, और एक और प्रतिरोध R3 हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन का रूल क्या है, इसको कैसे जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए R1, R2, R3 ये 3 प्रतिरोध हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, इसका मान लीजिए ये पहला सिरा होगा, ये दूसरा सिरा, इस प्रतिरोध के लिए ये पहला सिरा, ये दूसरा, इसके लिए ये पहला, ये दूसरा। तो इस संयोजन में क्या करते हैं कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ देंगे ऐसे। ठीक, फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ देंगे। ठीक, जोड़ दिए। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि इसमें जो धारा बहती है वो धारा का मान समान होता है, यानी सब में धारा बहेगी वो समान होगी। आई सब में धारा बह रही है, यानी सब में धारा का मान क्या हो रहा है, समान हो रहा है। अब चूंकि जब प्रतिरोध है धारा तो विभवांतर भी होगा, तो विभवांतर क्या होगा, श्रेणी क्रम में भिन्न भिन्न होंगे, यानी विभवांतर क्या हो गए, इसमें V1 होगा, इसमें क्या होगा V2 होगा, और इसमें क्या होगा V3 होगा, यानी सब में विभवांतर भिन्न भिन्न होंगे श्रेणी क्रम संयोजन में, और इसमें धारा का मान क्या होते हैं, समान होते हैं। क्योंकि अभी हमने फार्मूला बताया है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर बताया है। यहाँ से अगर हम I का मान देखें V का, V1 का, तो क्या होगा IR1 हो जाएगा। V2 का देखें तो IR2, और V3 का IR3 हो जाएगा, यानी V1 इक्वल टू IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। ठीक, क्योंकि धारा का मान सब में समान है इसीलिए सभी जगह आई आई रहेंगे। यदि इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R हो, ठीक है, और इसके पूरे परिपथ का विभवांतर भी हो, तो जो भी विभवांतर होगा इन सभी के विभवांतरों का योग होगा। यानी हम कह सकते हैं कि तुल्य विभवांतर अगर भी हो तो भी क्या होगा, इन सभी विभवांतरों के योग के बराबर होगा। तो क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, अब देखिए V बराबर क्या होता है, IR होता है, IR। V1 बराबर क्या होगा, IR1 होगा। V2 बराबर क्या होगा, IR2
और V3 बराबर IR3। यहाँ से अगर हम I बाहर लेना है, कॉमन लेना है, तो I कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ से क्या होगा IR। ठीक, I से I क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या होगा आपका फार्मूला हो जाएगा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह आप और भी प्रतिरोध इसमें जोड़ेंगे तो R4 R5 डॉट डॉट जहां तक आप जोड़ सकें। ये क्लियर हुआ ना कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कैसे होता है, ठीक है ना। ये इसके फार्मूले हो गए। ठीक, अब देखेंगे कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, उसको समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे। देखिए प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कैसे होगा। ये देखिए R1 R2 R3 तीन ही की बात कर रहे हैं हम, और भी ले सकते हैं लेकिन तीन ही की बात करेंगे। ये क्या है, प्रतिरोध है जिनको हम क्या कर रहे हैं समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। समांतर क्रम का मतलब क्या होता है कि ये जो प्रतिरोध है R1, इसका एक सिरा ये 1 होगा, ये 2 होगा। R2 के लिए ये सिरा 1 होगा, ये 2 होगा। R3 के लिए ये सिरा 1 होगा और ये 2 होगा। यानी हम क्या देख रहे हैं कि जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें सभी प्रतिरोधों के पहले जो सिरे होते हैं उनको एक जगह जोड़ते हैं, दूसरे जो सिरे होते हैं उनको एक जगह जोड़ते हैं। ठीक, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि इसके जो विद्युत धारा इसमें जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक, और विभवांतर जो होंगे वो सब में समान होंगे। यानी इसमें क्या होगा V होगा, इसमें भी क्या होगा V होगा, इसमें भी क्या होगा V होगा। यानी सभी में क्या होंगे विभवांतर समान होंगे। इसमें विद्युत धारा का मान अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। विद्युत धारा का मान जो होगा वो अलग अलग होगा सब में, ठीक है ना। विद्युत धारा का मान अलग अलग होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से धारा I प्रवाहित कर रहे हैं, यहाँ से धारा I बह रहा है, तो इधर आके वो क्या होगा, इसमें I1 हो जाएगा, इसमें I2 हो जाएगा, इसमें I3 हो जाएगा। यानी धारा क्या हो जाएगा, बट जाएगा। ठीक, यानी समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि विभवांतर समान होता है, विद्युत धारा भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार अभी हमने पढ़ा है V = IR पढ़ा है। यहाँ से I का मान देखें तो I बराबर क्या होगा V/R होगा। तो I1 का मान क्या होगा V/R1, I2 का मान क्या होगा V/R2, और I3 का मान क्या होगा V/R3। ठीक, यदि इसके तुल्य धारा I हो, क्योंकि हमने यहाँ से क्या किया I धारा प्रवाहित किया है और I धारा क्या हुई बटी है तीनों में, तो यानी I धारा क्या होगा I1 I2 I3 के योग के बराबर होगा। यानी I = I1 प्लस I2 और I3। विद्युत धारा क्या होगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी उनके जो अलग अलग बिखरे हुए धारा हैं उनके योग के बराबर होगा। अभी हमने बताया कि I = क्या होगा V/R, तो I की जगह क्या लिखेंगे V/R लिखेंगे, इसकी जगह V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। यहाँ से देखा जाए V/R = यहाँ से V कॉमन ले लिया जाए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, यहाँ से देखिए V से V कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपके क्या होंगे समांतर क्रम संयोजन के फार्मूले होंगे। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है ना, ये आपके हो गए समांतर क्रम संयोजन। ठीक है,
अब इस पर सवाल कैसे आते हैं, उसके सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल कैसे पूछे जाएंगे, दिए गए चित्र में विभवांतर की गणना कीजिए। ये फिगर आपका दिया हुआ है, ये चित्र दिया हुआ है, इसमें हमें विभवांतर की गणना करना है। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, हमसे पूछा क्या गया है कि विभवांतर विद्युत धारा होना चाहिए, यहाँ विभवांतर नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए विद्युत धारा की गणना कीजिए। विद्युत धारा, ठीक है ना, दिए गए चित्र में विद्युत धारा की गणना कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको विभवांतर दिया हुआ है, इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद ही हम विद्युत धारा निकाल सकते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे ये जो है ये परिपथ है समांतर क्रम में, ठीक है ना, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं, अगर इधर से धारा प्रवाहित करें, ये आएगा तो यहाँ से धारा क्या होगा, बट जाएगा, और जब धारा बट रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो समांतर क्रम में होगा, क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है, धारा का मान अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर इनका हम तुल्य प्रतिरोध R मान लें, इसको नाम दे रहे हैं R1, R2, R3 और ये R4, ये नाम दे दिए हम। मान लीजिए इसका हम तुल्य प्रतिरोध R माने, तो R बराबर क्या होगा, 2 गुणे 2 बटे 2 प्लस 2, क्योंकि श्रेणी समांतर क्रम, क्योंकि R बराबर क्या होगा, R1 गुणे R2 बटे R1 प्लस R2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, 4 बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, यानी R का मान क्या आया, 1 ओम आया। यानी जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका मान 1 ओम आया। अभी अब 1 ओम आया तो अब ये फिगर देखिए कैसे हो जाएगा, अब ये फिगर आपका ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, और इसका मान कितना है, 1 ओम आया है, जिसको हमने क्या बताया है, R बताया है। अब देखिए यहाँ से ये सारे क्या हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। अब श्रेणी क्रम में इस पूरे परिपथ का अगर तुल्य प्रतिरोध R हो, R डैश मान लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ क्या मान लिया, R मान लिया, तो R डैश हो तो R डैश बराबर क्या हुआ, R1 प्लस यानी 3 + 1 + 1, यानी 3 + 1 + 1, इनको ऐड करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा, 5 ओम, ठीक। क्योंकि हमसे पूछा गया विद्युत धारा, तो विद्युत धारा I बराबर पड़े हैं V/R, और आप जानते हैं V का मान यहाँ क्या दिया गया, 10 वोल्ट दिया गया है, यानी 10 बटे R का मान क्या, 5। यहाँ R डैश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर R डैश तुल्य प्रतिरोध हमने माना, तो 5 से 10 कटेगा 2 बार में, यानी 2 एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा, इस पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा हो जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा आंसर हो गया 2 एम्पियर, ठीक है ना, यानी पूरे परिपथ में क्या हो रही है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।